दोस्तों नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूं और एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं एक सवाल लेकर। और आज का हमारा सवाल है, आखिर भारत के खिलाफ कौन कर रहा है साजिश? भारत के खिलाफ क्यों हो रही है साजिश? दोस्तों, इस सवाल की पड़ताल शुरू करने से पहले मैं आपको एक खबर बता दूं। और ये खबर है कि भारत अब दुनिया की चौथी बड़ी आर्थिक ताकत बन गया है। जी हां दोस्तों, दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था अब भारत है। भारत के आगे अब इकोनॉमिक पावर में सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी ही रह गए। भारत ने कल ही जापान को पीछे छोड़ दिया है। भारत की अर्थव्यवस्था अब 4.17 ट्रिलियन डॉलर की है, जो कि जापान की अर्थव्यवस्था है 4.16, उससे एक पॉइंट आगे निकल गया है भारत। और ये रिपोर्ट है आईएमएफ की, वही आईएमएफ जिसने लड़ाई के दौरान पाकिस्तान को सहायता दी, जो अमेरिका का पिट्ठू माना जाता है। आईएमएफ की ये रिपोर्ट है जिसने जिसमें ये, और यही सबसे ऑथेंटिक ऑथेंटिक रिपोर्ट होती है अर्थव्यवस्था को नापने की। तो भारत अब चौथी बड़ी आर्थिक पावर है। और जो पिछले दिनों से कहा जा रहा था कि आखिर भारत के खिलाफ, अब हम अपने मूल प्रश्न में आते हैं कि कहा जा रहा था कि भारत के खिलाफ कौन साजिश कर रहा है। भारत तो युद्ध में फंसना नहीं चाहता था, जंग में फंसना नहीं चाहता था। फिर ये पूरी साजिश किसने रची और क्यों रची? तो दोस्तों, इसी खबर के आसपास सब कुछ छिपा हुआ है। ये जो खबर है कि भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है और आगे 2-2.5 साल में ये तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकता है, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि जर्मनी से हम थोड़ा ही पीछे हैं और जर्मनी, अमेरिका, चीन और फिर जर्मनी हमसे आगे है। तो जर्मनी को हम 2-2.5 साल में जो हमारी प्रगति दिख रही है, जो हमारी जीडीपी है 6.5 की, जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, 2-2.5 साल में कोई बड़ी बात नहीं है कि हम जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाए। फिर हमारे आगे सिर्फ चीन और अमेरिका ही होंगे। तो इसी खबर के आसपास सारा जो पिछले दिनों संघर्ष हुआ भारत पाकिस्तान का, कहीं ना कहीं ये खबर उसके पीछे है। क्योंकि पूरी दुनिया नहीं चाहती थी कि भारत इस तरीके से, इस तेजी से आगे बढ़े कि आज वो चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है और आगे तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ट्रेन जा रही है, उसमें सीट पर 3 लोग बैठे हैं, कोई स्टेशन पर ट्रेन रुकी, तो जब यात्री चढ़ते हैं तो ये जो 3 लोग बैठे होते हैं वर्ग, वो और फैल फैल के बैठ जाते हैं कि कोई चौथा आदमी आकर न बैठ जाए। तो ये वैसे ही है कि कोई उसको बैठने नहीं देना चाहता कि चौथे आदमी को। तो अभी जो अर्थव्यवस्था की सीट है ट्रेन में, उसमें अभी अमेरिका, चीन और जर्मनी या रूस कह लीजिए, अगर थोड़ा सामरिक ताकत भी मिला ले, तो ये लोग बैठे हुए हैं। और ये सीट पे भारत जब चढ़ा है ट्रेन में, तो भारत को जगह देने को तैयार नहीं है, क्योंकि मालूम है अगर भारत को थोड़ी सी जगह मिल गई तो अगले स्टेशन तक वो भी अपनी जगह बना लेगा। फिर पांचवा आदमी जो आएगा उसको रोकने की कोशिश की जाएगी। तो ये एक टेंडेंसी होती है। तो इसको ऐसे ही समझा जा सकता है कि भारत को कोई बैठने नहीं देना चाहता उस सीट पर, क्योंकि वो अपनी जगह बना लेगा। तो अब सीट पर रोक बैठने से रोकने के लिए क्या किया जाए? तीनों एक हो जाए, उसके खिलाफ साजिश रची जाए कि वो बैठ ना पाए सीट पे। तो ये जो भारत और पाकिस्तान की जो संघर्ष हुआ पिछले दिनों, 4 दिन का एक छोटी सी वॉर कह लीजिए, लड़ाई कह लीजिए या संघर्ष कह लीजिए, ये हुआ। तो इसके पीछे यही खबर थी, क्योंकि अ, देखिए ये पूरा सिनारियो आप देखिए। अब इसमें 3 देश हैं, 3-4 देश हैं जिनको हम बारी-बारी से समझेंगे कि क्यों नहीं चाहते कि भारत, या भारत को एक साजिश के तहत क्यों फंसाया गया। सबसे बड़ा पहले है अमेरिका, उसके बाद है चीन। ये 2 खास देश हैं जिनमें उनकी भूमिका रही है। रूस न्यूट्रल रहा, अगर हम 3 बड़े पावर की बात कर लें। और इसमें मोहरा बना पाकिस्तान। तो पाकिस्तान मोहरा बना, पाकिस्तान जानता था कि मोहरा बन रहा है वो, लेकिन उसको तो, उसका जन्म ही भारत के खिलाफ के में तोड़-फोड़ करने के लिए, या भारत के खिलाफ जो एक नफ़रत से भरा हुआ देश है, जिसका जन्म ही भारत को परेशान करने के लिए हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो वो इस पूरी साजिश में शामिल हो गया। अगर हम माने ये पूरी साजिश है तो। क्योंकि जो, अगर आप पूरी बारीकी से इस पूरे वर्ल्ड का जो सिनेरियो इस समय उसका अध्ययन करें, अर्थव्यवस्था से लेके सामरिक ताकत तक, तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारत के खिलाफ साजिश हुई, उसको युद्ध में फँसाया गया, जंग में फँसाया गया। और इसमें अमेरिका भी शामिल है, हो सकता है, चीन तो शामिल है ही, और पाकिस्तान मोहरा है, और पाकिस्तान तो है ही, मेन प्लेयर पाकिस्तान है, जिसका उपयोग किया गया। तो अब कैसे? जैसे देखिए पहलगाँव का हमला हुआ, तो पहलगाँव के हमले से बहुत पहले, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे भारत की विभिन्न एजेंसियाँ हों, वो लगातार कह रही थी कि भारत के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। प्रधानमंत्री ने भी
लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद से ये कहना शुरू किया था कि भारत के खिलाफ एक साजिश चल रही, जिस तरह से बांग्लादेश में उलटफेर हुआ था, वहां से ये बात शुरू हुई थी, क्योंकि बांग्लादेश से संकेत मिलने लगे थे। जिस तरह से बांग्लादेश में उलटफेर हुआ, वहां से भारत को घेरने की कोशिश हुई कि किसी तरह भारत को घेरा जाए और एक लड़ाई में उलझाया जाए, ताकि उसकी अर्थव्यवस्था पर असर हो और वो इकोनॉमिक उसकी जो ग्रोथ है उस पर असर हो। फिर उसके बाद ट्रंप आए अमेरिका में और उसकी टैरिफ वार शुरू हुआ। तब भारत की पूरी संभावनाएं बलवती हुई कि भारत अब एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। अगर टैरिफ वाले ऐसे ही चलता रहा अमेरिका और चीन के बीच तो भारत की बहुत संभावना थी। तब भी ये आशंका जताई है कि भारत को रोकने की कोशिश की जाएगी। तो ये सारा बहुत दिनों से 4-5 महीने से ये पूरा समीकरण बन रहा था और फिर पहलगाम हमला हुआ। अब पहलगाम हमले का पैटर्न जो था, उसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई कि भारत जंग में ना घिरे। भारत को भड़काने की हर तरह से कोशिश की गई कि भारत कार्रवाई करे और एक जंग में उसको घेरा जाए। तो पाकिस्तान को उसमें मोहरा बनाया गया। पाकिस्तान को कह लीजिए या वहां की आतंकी तंजीमें हैं जो रास्ता ही देखती रहती हैं। इस्लामिक कट्टरपंथ का जो जो एक फितूर उसके उन लोगों के दिमाग में है, इसमें पाकिस्तान की सेना भी शामिल है पूरी तरह से। हम ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। जिस तरह से आसिम मुनीर जो है सेना अध्यक्ष पाकिस्तान की, जिस तरह से बयानबाजी करते हैं, और 20 अप्रैल को जो उनका भाषण था उसमें भी ये संकेत मिल गए थे और 22 को हमला हुआ पहलगाम। तो पहलगाम का हमले का पैटर्न आप देखिए। पहले तो चाहे पुलवामा हो चाहे उड़ी में हो, वहां सैनिकों को निशाना बनाया गया था। लेकिन यहाँ आम आदमी को, आम पर्यटक को निशाना बनाया गया। और जिस तरह से धर्म पूछ पूछ कर, चुन चुन कर मारा गया और ये कहा गया कि मोदी को बता देना, तो उसमें कोई गुंजाइश उन्होंने छोड़ी नहीं भड़काने की भारत को। मतलब ये बहुत गहरा सदमा और बहुत गहरा आघात था कि इसके बाद भी अगर कोई नहीं रिटेलिएट करेगा तो फिर क्या है। तो भारत को रिटेलिएट करना था। भारत समझ रहा था कि उसके खिलाफ साजिश है, लेकिन उसके बाद भी उसको जवाब देना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि जो पैटर्न था हमले का, उसमें आम जनता के मन में या जो हमारी आंतरिक परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से जवाब देना जरूरी था और भारत ने दिया। लेकिन भारत इस साजिश को समझ रहा था और उसने ये समझ लिया था कि मेरे को किस हद तक जाना है, क्योंकि वो जंग में फंसना नहीं चाहता। इसलिए 3-4 दिन में ये कि जंग में के बाद सीज फायर हो गया और भारत हावी था। उसके बाद भी भारत कैसे मान गया अगर अमेरिका ने मध्यस्थता की भी है तो। हालांकि ऐसा कहा जा रहा कि भारत ने अमेरिका की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, लेकिन एक परसेप्शन यही है कि अमेरिका ने मध्यस्थता की और भारत उसमें मान गया। पाकिस्तान की तरफ से पहल हुई सीज फायर की, क्योंकि वो बुरी तरह पिट रहा था। लेकिन भारत क्यों मान गया? क्योंकि ये देश में माहौल बन गया था कि पीओ को लेना है या बलूचिस्तान को अलग करना है। लेकिन भारत की लीडरशिप ने ये किया नहीं और बहुत जल्दी उसने सीज फायर को स्वीकार किया। और उसने अपना जब हमला किया 7 मई को, तो ये स्पेसिफिक कह दिया था कि हमारा टारगेट सिर्फ आतंकी है और हमने ये टारगेट पा लिया और पा भी लिया। उसके बाद भारत हट गया। लेकिन देश में जिस तरह से एक तरह से जो तनकीद की जा रही है या जो घेरा जा रहा है गवर्नमेंट को कि भारत ने अमेरिका के दबाव में आ गया और उसने जंग खत्म कर दी, तो ये एक अलग बात है। लेकिन भारत ये चाहता था कि जंग जल्दी से खत्म हो, क्योंकि वो इस जंग में उलझ के अपनी अर्थव्यवस्था को, या जो उसकी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता है या जो संभावना है, उसको धूमिल नहीं करना चाहता था। क्योंकि भारत ये समझ रहा था कि इसी के लिए सारा साजिश रची गई है। अब आते हैं पॉइंट पे कि आखिर ये साजिश जो अगर 3-4 देशों को मिला लें जिसमें पार्टनर रहे, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, अगर हम तीनों की बात करें तो तीनों के अपने अपने स्वार्थ हैं। पाकिस्तान के बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो तो उसकी इस जंग में फंसा के वो भारत एक तो कश्मीर की समस्या को अंतरराष्ट्रीय मंच पे लाना चाहता था, जो कि भारत ने खत्म कर दी थी एक तरह से। तो वो मंच पे आई, उसका वो ये मकसद सफल भी रहा। तो सबसे प्राइमरी मकसद ये था उसका। दूसरा, वहां जो हम कह सकते हैं कि एक परंपरागत भारत के खिलाफ नफरत है, वो तंजीमें हैं, चाहे पाकिस्तान की सेना हो। और वहां पर दूसरा पाकिस्तान का मकसद उसकी आंतरिक स्थिति से जुड़ा हुआ था। सेना की स्थिति बहुत खराब थी। वो एक जंग करके, एक छोटी सी जंग करके एक बार फिर सिंपैथी गेन करना चाहता था वहां की जनता की, और अपने आप को पावरफुल करना चाहता था, और वो भी उसमें सफल रहा। आसिम मुनीर को जिस तरह से फील्ड मार्शल बनाया गया, तो ये पाकिस्तान का स्वार्थ था। एक आंतरिक स्थिति से वो वहां से ध्यान हटाना चाहता था जनता का, और दूसरा कश्मीर की समस्या को अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर लाना चाहता था। तो ये दोनों में वो सफल रहा, ये कह सकते हैं। लेकिन अब दूसरी बात, दूसरा इसमें पार्टनर है चीन। पहले तो कहा जा रहा था कि चीन, जब तक जंग 10 मई तक ये क्लियर नहीं था कि चीन इसमें किस तरह इन्वॉल्व है, वो दूर ही रहा दिखने में।
लेकिन जंग के बाद जब एनालिसिस अब हो रहा है तो ये जंग एक तरह से चीन ही लड़ रहा था भारत, जिस तरह से हथियारों का उपयोग हुआ। और ये कहा जा रहा है कि हमारा राफेल गिराया उन्होंने। ऐसी इसकी कोई पुष्टि नहीं है, ना पाकिस्तान में ना भारत में कहीं उसका मलबा मिला, ना भारत ने स्वीकार किया है और कोई इसका एविडेंस नहीं है। भारत ने स्वीकार भी नहीं किया, पर इसमें भारत की थोड़ी सी चुप्पी जरूर सवाल खड़े करती है। तो अगर राफेल उन्होंने गिराया भी, तो ये इसमें चीन की टेक्नोलॉजी थी, या ये कहा जा रहा है कि चीन के जो विमान हैं या जो हथियार हैं पाकिस्तान के पास, उनसे गिरा है। तो चीन का फायदा ये था कि भारत उसकी जगह ना ले पाए दुनिया में, जिस तरह से टैरिफ बार में संभावना बन रही थी, मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला था भारत, तो भारत को इसमें उलझाकर मैन्युफैक्चरिंग हब या जो इकोनॉमिक पावर बनने वाली भारत, उसको रोकना। क्योंकि भारत अगर इकोनॉमिक पावर बनेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान चीन को पहुंचाएगा, क्योंकि दोनों में परिस्थितियां एक सी हैं। तो चीन डेस्परेटली चाह रहा था कि इस जंग में उलझे, इसलिए उसने पाकिस्तान को पूरी मदद की। तो एक स्वार्थ चीन का ये हो गया कि वो इसमें जंग में भारत को लाना चाहता था। और जो हथियारों की होड़ है अमेरिका के साथ उसकी, या पश्चिमी देशों के साथ, खासतौर से फ्रांस के साथ, वो उस हथियारों के वजह से भी चीन इसमें सीधी साजिश में शामिल हुआ। ना हो सकता है कि वो भारत को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा हो सामरिक दृष्टि से, लेकिन जब हथियारों का बाजार है उसमें वो दिखाना चाहता था। क्योंकि भारत, चीन ने कभी कोई लड़ाई पिछले दिनों लड़ी नहीं, तो उसके जो हथियारों का जो बड़ा हब बन गया है मैन्युफैक्चरिंग का, उसके टेस्ट कहाँ हो रहे हैं हथियार, ये समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने पाकिस्तान को मोहरा बनाया। और राफेल गिराने की जो अफवाह फैलाई, उसमें चीन का ज्यादा बड़ा रोल है हमें पाकिस्तान के बजाय। क्योंकि ये देखिए 10 सीज फायर के 2-3 दिन बाद यह अफवाह अंतरराष्ट्रीय मीडिया में शुरू हुई कि राफेल गिरा है और चीन के हथियार सफल रहे उसमें, जिसमें मार्केट में उसके हथियारों की वैल्यू बढ़े। और शेयर मार्केट में उथल पुथल आपने देखी होगी, हथियारों की कंपनियां खासतौर से, तो ये उसी का नतीजा है। तो चीन का दूसरा फायदा ये हुआ, पहला तो भारत को इकोनॉमिकल रोकना चाहता था, दूसरा अपने हथियारों का बाजार वो गर्म करना चाहता था, जो उसने किया अफवाह फैला के कि राफेल को हमने गिराया। हालांकि चीन के हथियारों की जो दुर्गति हुई है, वो उसकी खबरें आप सब जानते हैं। जिस तरह से S-400 ने हमारे रोका वहां की सारी मिसाइलों, चीन की मिसाइलों को और चीन की बाकी हथियारों को, तो ड्रोन्स को। तो ये एक चीन का दूसरी कोशिश ये थी कि वो हथियारों के बाजार में अपने पैर जमाए। ये दो बड़े मकसद थे चीन के। अब बात सबसे इसके बड़े खिलाड़ी की आती है, अमेरिका। अमेरिका का रोल इसमें बड़ा गजब रहा, क्योंकि अमेरिका, ये माना जाता था कि चीन, अमेरिका के साथ भारत के संबंध बहुत सुधरे हैं और एक तरह से भारत को सपोर्ट करता है अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि चीन पाकिस्तान को करता है। मुख्य लड़ाई अब दो पावर सेंटर हम मान लें तो अमेरिका और चीन है, अब रूस है नहीं, जिस तरह से वो यूक्रेन के साथ उलझा है। इसलिए रूस भारत का हमेशा अच्छा दोस्त रहा, और लेकिन इस जंग में वैसा उससे सपोर्ट नहीं मिला। एक तो वो खुद उलझा था, और दूसरी और भी वजह है कुछ, जो रूस और भारत के संबंध अब वैसे नहीं रहे। तो ये अमेरिका जो इसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी था, वो इसमें खेल गया। कैसे? क्योंकि वो यहाँ एंट्री चाहता था साउथ एशिया की अ, पूरी राजनीति में। और तो वो कहीं ना कहीं चीन को जगह नहीं देना चाहता था, इसलिए वो पाकिस्तान के अगेंस्ट वैसा नहीं गया। आतंकवाद के खिलाफ उसका एक भी बयान नहीं है। और उसने जंग में जो उसके पहला जो रिएक्शन था ट्रंप का, वो एक तरह से भारत के खिलाफ ही था। जब भारत ने 7 मई को 9 आतंकवादी ठिकानों पर पाकिस्तान के हमला बोला, तो ट्रंप का पहला जो रिएक्शन था वो भारत के खिलाफ माना जा सकता है। उसमें आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो एंड टाइम पर अमेरिका ने भारत का साथ छोड़ा, हम ये कह सकते हैं। तो उसमें उसकी राजनीति थी, क्योंकि एक तो वो टैरिफ बार में के बाद जो परिस्थितियां बनी, उसमें वो भारत को, अब उसको लगता है अमेरिका की, भारत उसके पक्ष में है नहीं। क्योंकि एक तो उसने हथियार खरीदने से इनकार कर दिया था 2-3 महीने पहले ही, जब पीएम वहां गए थे अमेरिका में, तो ये बात उठी थी कि वहां का F-10 सीरीज का या F-30 सीरीज का जो विमान है, वो भारत को खपाना चाहता था। भारत ने नहीं लिया वो, भारत ने राफेल पर ही भरोसा किया और दूसरे हथियारों को भी इस तरह से। तो एक विवाद तो वो था, क्योंकि ट्रंप पूरा व्यापारिक बुद्धि से सोचते हैं। और व्यापारिक साझेदारी में भारत को दबाव में लाना चाहते थे, चाहे टैरिफ हो चाहे हथियारों की खरीदारी हो। क्योंकि भारत सिर्फ अमेरिका से हथियार नहीं खरीदता है, सबसे ज्यादा अमेरिका से खरीदता है, लेकिन ऐसा नहीं, उस पर डिपेंड नहीं है वो। तो भारत को कहीं ना कहीं वो डिपेंड करना चाहता था, जिसको भारत उसके दबाव में नहीं आया। इसलिए ट्रंप की एक नाराजगी थी इस तरह से। अमेरिका ने भारत का साथ नहीं दिया, मॉरल भी और वैसे भी
सैनिक तौर पे भी सैन्य तौर पर भी देखें तो अमेरिका की साजिश ये रही। तो ये तीनों कंट्री है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह भारत को कमजोर करना चाहते हैं। और अमेरिका की एक सबसे बड़ी वजह थी कि टैरिफ वार ट्रम्प ने शुरू ही इसलिए किया है कि उसके यहाँ सारी मैन्युफैक्चरिंग हो और उसके यहाँ जो अर्थव्यवस्था डूब रही है वो संभले, वहां प्रोडक्शन होगा, वहां रोजगार बढ़ेगा। लेकिन बहुत सी कंपनियां उन्हें भारत को चुना चीन से हटके। चाहे एप्पल का उदाहरण कि एप्पल को जिस तरह से लगातार चमका रहे हैं ट्रम्प की भारत में आपने अगर अपने फोन बनाए तो अमेरिका लंबा चौड़ा टैरिफ लगाएगा भारत पर, तो ये सीधी सीधी धमकी है। तो अमेरिका ये भी चाहता है कि भारत कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग हब ना बने और अमेरिका में प्रोडक्शन हो, अगर टैरिफ बार के बाद जो स्थितियां बनी। तो एक अमेरिका की सबसे बड़ी वजह ये भी थी भारत को दबाव में लाने की, और जो अभी भी चल रही है। तो आपने देखा तीनों कंट्री, चाहे पाकिस्तान, चीन और अमेरिका, तीनों का स्वार्थ क्या था। और भारत को ये कहा जा रहा है कि इस लड़ाई में कोई सपोर्ट नहीं मिला अंतरराष्ट्रीय से इस तरह से। तो क्यों नहीं मिला, ये समझने वाली बात है। क्योंकि सबके अपने अपने स्वार्थ थे और भारत को एक पावर बनने देना नहीं चाहती दुनिया। वही बात है कि सीट पर बैठने की जगह भारत को कोई देना नहीं चाहता। तो ये भारत की कमजोरी नहीं है या विदेश नीति की विफलता नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों की, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो परिस्थितियां बनी है उसकी वजह वो है। और इसमें एक पॉजिटिव साइन ये छुपा है कि भारत लगातार आगे बढ़ रहा है इकोनॉमिकल, चाहे ये चौथी अर्थव्यवस्था उसका बनना हो और चाहे सारी कंट्री का उसका इस तरह से ग्रोथ करना हो। तो ये एक संकेत है कि भारत इकोनॉमिक, कम से कम इकोनॉमिक वर्ल्ड पावर तो बनने की स्थिति में आ गया है। और अब भारत की जो इस पूरे संघर्ष के बाद जो स्थिति है, आप देखिए भारत इस पूरी साजिश को समझा है, तो इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब वो उसने डेलीगेशन भेजे हैं और अपनी स्थिति क्लियर कर रहा है भारत। तो भारत को घेरा गया है चारों तरफ से बुरी तरह से, और इससे निकलना होगा भारत को। और भारत की जो वर्तमान रणनीति है वो, उसको कहा जा सकता है कि उसमें धैर्य सबसे बड़ी चीज होगा। और उसमें धैर्य को बनाए रखने के लिए हमारे विपक्ष को और हमारी आंतरिक स्थिति को समझना पड़ेगा, सरकार पर विश्वास रखना होगा। राजनीति कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह की अभी बयानबाजी हो रही है उससे तो संकेत गलत मिलते हैं। अगर अंदर हम आंतरिक तौर पर इस तरह से घिरे हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर या दूसरे मुद्दे पर, तो भारत की स्थिति कमजोर होगी अगर सरकार दबाव में आई तो कुल मिला के सिनारियो ये है। और भारत एक बहुत क्रिटिकल स्थिति में खड़ा है। यहां से भारत कौन सा कदम लेगा बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को जंग में घेरने की कोशिश लगातार होगी, क्योंकि इकोनॉमिक, उससे इकोनॉमी हमारी प्रभावित होगी। और जो दूसरे देशों की इकोनॉमी प्रभावित हुई है वो हथियार यहाँ पर खपाने की कोशिश में है, चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो। क्योंकि पाकिस्तान तो मूर्ख है, वो समझेगा नहीं, वो तो लड़ेगा भारत से। तो वो अमेरिका भी हथियार खपाना चाहता है, चीन भी हथियार खपाना चाहता है और दूसरे कुछ देश भी है यूरोपियन। तो भारत और पाकिस्तान को युद्ध में लाने की पूरी कोशिश अभी भी होगी, क्योंकि ये जंग खत्म नहीं हुई और भारत की मजबूरी है कि उसको इस जंग में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि की पॉइंट बन गया है कि कश्मीर को लेकर दबाव बनाएगी दुनिया और भारत को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और जिस तरह से सांप्रदायिक हमारे यहाँ माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो भारत के साथ सामने आने वाले दिनों में बड़े चैलेंजेस हैं और साजिश रची जा रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और अर्थव्यवस्था में जिस तरह से भारत चौथे नंबर पर आया, वो उसके संकेत हैं, वो उसका सबूत है कि क्यों आखिर भारत के खिलाफ साजिश हुई थी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।